प्रिय विद्यार्थियों, आज हम थर्ड ईयर का पहला पेपर शुरू करेंगे। थर्ड ईयर में पहला पेपर है आधुनिक कविता। जैसा कि आप जानते हैं, आधुनिक काल शुरू होता है भारतेंदु युग से, लेकिन भारतेंदु युग में गद्य लेखन में तो खड़ी बोली आ गई थी, लेकिन कविता लेखन अभी भी ब्रजभाषा में हो रहा था। कविता लेखन के लिए भी खड़ी बोली का इस्तेमाल हो और गद्य और पद्य की दूरी मिटे, ये काम जाकर के हुआ द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग से हमारा आधुनिक कविता का इतिहास शुरू होता है और द्विवेदी युग के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो आज हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त के जीवन के बारे में यदि बात करें तो उनका जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में। चिरगांव झांसी में वो पैदा हुए थे 3 अगस्त 1886 को। यदि आप ध्यान दें इस तारीख पर 1886, तो 1885 है कांग्रेस की स्थापना का वर्ष, यानी राष्ट्रीय आंदोलन से सीधा जुड़ जाता है मैथिली शरण गुप्त का जीवन। इनका देहांत तो 1964 में हुआ, लेकिन इनके लेखन का मुख्य कार्य जो क्षेत्र है वो है द्विवेदी युग, यानी 1900 से 1918-20 तक का दौर। इस दौरान उनकी सारी प्रमुख काव्य कृतियाँ इसी दौरान आई। उनकी पहली काव्य कृति 1909 ईस्वी में आई थी, रंग में भंग। उनकी और प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं भारत भारती। भारत भारती का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है उनके काव्य लेखन में। भारत भारती मुसद्दस के हाली से प्रेरित होकर के लिखी गई थी। दूसरा उनका सबसे प्रमुख काव्य ग्रंथ है साकेत। साकेत उनकी सर्वोत्कृष्ट काव्य कृति मानी जाती है। साकेत राम के जीवन पर लिखा गया काव्य है। इसके बारे में मैं अगले स्लाइड में और बात करूंगा। और यशोधरा उनका एक और प्रमुख काव्य ग्रंथ है। हमारे कोर्स में साकेत और यशोधरा से हिस्से हैं। साकेत से कैकई का अनुताप वर्णन है और उर्मिला के बारे में है, और यशोधरा के प्रसंग भी कुछ हमारे कोर्स में हैं। इसके अलावा पंचवटी, जयद्रथ, ये भी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ध्यान दें कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग में कविताएं लिख रहे थे। द्विवेदी युग का सुधारवाद पूरा उनकी कविता में दिखाई देता है। अब हम उनकी कविता के भाव पक्ष पर थोड़ा बात करेंगे। कला पक्ष पर मैं अगला लेक्चर दूंगा। आज मैं उनके भाव पक्ष पर बात करूंगा। तो नव मैथिली शरण गुप्त की कविता की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है जिस पे काफी बात की जानी चाहिए, वो है राष्ट्रीय नवजागरण में मैथिली शरण गुप्त की कविता का योगदान। सबसे पहले जो बात ध्यान देने की वो ये कि मैथिली शरण गुप्त में किसका प्रभाव था। गुप्त जी पे सबसे ज्यादा प्रभाव था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। उनके द्वारा निकाली गई पत्रिका सरस्वती में ही छपते थे प्राय गुप्त जी, और सरस्वती पत्रिका में छपने के दौरान द्विवेदी जी ने उन्हें कविता लेखन के संस्कारों और कविता लेखन के विषयों को लेकर के जो शिक्षा दी, उसका उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। हम ये कह सकते हैं, मैंने पहले भी ये बात कही थी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं लेखक बहुत बड़े नहीं थे, बहुत बड़े संपादक थे। उन्होंने अपने दौर में लिखने वाले लेखकों को प्रेरित किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, यमुना किनारे केली वर्णन बहुत हुआ, अब कवियों को अन्य विषयों पर भी कविताएं लिखनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने 64 लिस्ट बताई है कि इन विषयों पर कविताएं लिखी जा सकती है। दुनिया के सभी विषयों पर कविताएं लिख सकते हैं। ये क्या हमेशा वृंदावन की कुंज कलिन में राधा कृष्ण के बारे में ही कविता लिखी जाए। ये कहने का मतलब ये है कि हिंदी कविता, यदि आप ध्यान दें तो भारतेंदु युग तक, यानी इससे ठीक पहले तक, रीतिकाल जब चल रहा था तब भी, और रीतिकाल खत्म होने के बाद भारतेंदु युग में भी जो ब्रजभाषा में कविता लिखी जा रही थी, उसमें कविताओं के विषय बहुत सीमित थे। कविताएं सारी की सारी सिर्फ श्रृंगार युगीन कविताएं लिखी जा रही थी। जबकि देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, देश में कविताएं लिखने के लिए ढेर सारे विषय थे। देश और समाज की चिंताओं के बारे में कविताएं लिखी जाएं। जब गद्य लेखन में एक क्रांति आ गई थी, ये चेतना आ गई थी, बालकृष्ण भट्ट जब ये लिख रहे थे साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, तो ये भाव कविता में भी आना चाहिए था। ये भाव आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविताओं में राष्ट्रीय जागरण के विषयों पर कविताएं लिखना शुरू किया। सबसे महत्वपूर्ण तो उनकी रचना, जैसा कि मैंने कहा, भारत भारती है ही। मुसद्दस ने हाल ही जो लिखा था, उसमें मुस्लिम समाज के गौरवमयी अतीत की बात करते हुए आज की दमित स्थिति का वर्णन किया गया था। उससे प्रेरित होकर के हिंदू समाज के बारे में भी इस तरह की कृति लिखी जाए, ऐसी अपील की गई, और इसको देखते हुए मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखा। हम कौन थे, क्या हो गए हैं, और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। गौरवमयी अतीत बोध, एक हमारे स्वर्णिम अतीत का उल्लेख, ये बताना कि भारत अतीत में कितना महान था और अंग्रेजों के शासनकाल में किस तरह से हम पिछड़ गए हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है, मैंने हाल ही का जिक्र करते हुए जो हिंदू धर्म के बारे में बात का, उससे आप ये न समझ बैठे
कि गुप्त जी कोई सांप्रदायिक विषयों के तहत लिख रहे थे। नहीं, वे हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे। सांप्रदायिक एकता उनकी कविताओं का महत्वपूर्ण विषय है। उसमें बेशक अपनी महान जाति की गौरव गाथा है, लेकिन कहीं भी कोई द्वेष नहीं है दूसरे धर्म के प्रति। वे लिखते हैं, आओ मिले सब देव बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के, क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता हो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। सुमन यानी फूल, यानी हम भारत माता के विभिन्न फूल हैं, हम सब मिलकर के एक हार बनाते हैं जिससे इस भारतवर्ष का निर्माण होता है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण उनके बारे में ध्यान देने की है वो ये कि उसी दौर में गांधी जी राष्ट्रीय पटल पर आते हैं। वो अफ्रीका से लौट करके आ गए थे और गांधी का बहुत गहरा प्रभाव गुप्त जी के जीवन पर पड़ा, उनकी कविताओं पर पड़ा। उनके यहाँ पे गांधीवाद भी है, सबको साथ लेकर चलने की भावना है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह की भावना है, ये सब कुछ उनके यहाँ दिखाई देता है। और आखिरी बात कि गुप्त जी थे तो सामाजिक वर्णाश्रम वर्ग के समर्थक, लेकिन समाज सुधार की भावना उनके अंदर बहुत ज्यादा थी। उन्होंने सभी जातियों के लोगों को हिल मिल कर मिलजुल कर काम करने के लिए और उठकर खड़े हो जाने के लिए और इस देश की एकता के लिए एक होने की बात कही थी। दूसरी विशेषता, देखिए राष्ट्र प्रेम का क्या मतलब होता है। राष्ट्र प्रेम का मतलब सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ हाय हाय करना और अपना देश कितना महान है ये बोलना राष्ट्र प्रेम नहीं होता है। राष्ट्र प्रेम का असली अर्थ होता है जब आप इस देश की समस्याओं के बारे में बात करें। तो गुप्त जी के यहाँ इस देश की समस्याएं उनकी कविताओं में बिल्कुल मुखर रूप से दिखाई देती हैं। उसमें दो पक्ष सबसे महत्वपूर्ण हैं जिन पर मैं अगली दो स्लाइड्स में चर्चा करूंगा। पहला है किसान जीवन। भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की आत्मा देश के किसानों में बसती है और इस देश के किसानों की दुर्दशा के बारे में गुप्त जी ने बहुत ज्यादा लिखा। सबसे महत्वपूर्ण तो भारत भारती में ही लिखा और उसके बाद किसान नाम से उनका एक खंड काव्य भी आया, उसके अंदर भी उन्होंने किसान जीवन का मार्मिक चित्रण किया, उनकी दुर्दशा का चित्रण किया, ब्रिटिश साम्राज्यवाद किस तरह से किसानों का शोषण करके उन्हें भूखों मरने पर मजबूर कर रहा था, इस पर लिखा और बहुत यथार्थवादी चित्रण किया। इसके पीछे दो मुख्य रचनाएं प्रेरणा है जिनकी बात की जानी चाहिए। पहली किताब है बनारसी दास चतुर्वेदी की 1914 में आई हुई किताब है। वो एक तातेराम सनाते नाम के एक व्यक्ति थे, वो फीजी से लौट करके आए थे। उन्होंने किताब लिखी थी फीजी द्वीप पे मेरे 21 वर्ष। उस किताब में भारत के किसान जो मजदूर बना करके फीजी, मॉरिशस और मालदीव जैसी जगहों पे भेजे जा रहे थे, उनकी दुर्दशा का वर्णन था। उसके बाद काफी ज्यादा इस पर जोर पड़ा, इस बात ने जोर पकड़ा कि इन मजदूरों को वापस बुलाया जाए और कैसे आर्थिक शोषण में के जाल में भारतीयों को फांसा जा रहा है अंग्रेजों द्वारा, उसके खिलाफ चेतना पैदा हुई। और दूसरी महत्वपूर्ण किताब है स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई किताब संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र भारत के आर्थिक इतिहास के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण किताबों में से एक है, जिस किताब के अंदर उन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत अच्छी तरह से दिखाया कि किस तरह से हमारे देश की संपत्ति को अंग्रेजों द्वारा लूटा जा रहा है। इन दोनों किताबों का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा मैथिली गुप्त पर और उन्होंने किसानों की स्थितियों को लेकर के बहुत ज्यादा लिखा। भारत भारती का एक पंक्ति मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ। अब पूर्व किसी अन्न की होती नहीं उत्पत्ति है, पर क्या इसी से अब हमारी घट रही संपत्ति है, पर क्या इसी से अब हमारी घट रही संपत्ति है। यानी उत्पत्ति तो कम हो रही है, लेकिन इसके पीछे असली कारण क्या है। यदि अन्य देशों को यहाँ से अन्न जाना बंद हो तो तो देश फिर से संपन्न हो, क्रंदन रुके, आनंद हो। यानी आप ध्यान दीजिए, वो इन चार पंक्तियों में बहुत स्पष्टता से बता रहे हैं कि भारत में अकाल पड़ने का या भारत के लोगों को खाद्यान्न की कमी होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये नहीं है कि हमारे यहाँ अन्न कम उत्पन्न हो रहा है, बल्कि उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमारे देश से अन्न बाहर चला जाता है। हमारे देश को उपनिवेश की तरह इस्तेमाल करते हुए अंग्रेज यहाँ से कैश क्रॉप्स लाद करके ले जाया करते थे, जिसके कारण भारत में लंबे अकाल पड़ते थे। तो गुप्त जी के यहाँ किसानों की बदहाली के बहुत मार्मिक चित्र हैं और उसके माध्यम से उन्होंने किसानों की दुर्दशा के बारे में ध्यान दिला करके और एक तरह से कहा जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया। और अब दूसरा पक्ष, स्त्री चेतना का सवाल।
देखिए, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा कि यमुना किनारे केली वर्णन बहुत हुआ। इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण निबंध लिखा था, हिंदी कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। और शायद आप लोग ये बात जानते हो, यह निबंध सरस्वती पत्रिका में जब छपा था तो इसके नीचे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपना नाम नहीं लिखा था, उन्होंने इसके नीचे छद्म नाम लिखा था भुजंग भूषण भट्टाचार्य। उन्होंने इस बात के लिए रीतिकाल के या ब्रज भाषा की कविता परंपरा को कोसा कि वो हमेशा माननीय नायिकाओं को अपनी कविता का नायक नायिका बनाते रहे, यानी राधा कृष्ण सीता राम वगैरह वगैरह। और ऐसा करके उन्होंने प्रेम को महत्वपूर्ण, श्रृंगार को महत्वपूर्ण स्थान दिया। देश के या समाज के जो अन्य महत्वपूर्ण जाज्वल्यमान पक्ष है वो उनके कविताओं में छूट गए। और इसीलिए उन्होंने इस लेख के माध्यम से ध्यान दिलाया कि सबने सीता पर ही कविता लिखी, कभी किसी ने कविता उर्मिला पर कविता नहीं लिखी। और फिर जैसा कि मैंने कहा, शिष्य थे उनके मैथिष्णगुप्त। मैथिष्णगुप्त ने इस चुनौती को स्वीकार किया, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और उन्होंने उर्मिला को केंद्र में रखकर एक पूरा रामायण को नए ढंग से लिखा, जिस किताब का नाम है साकेत। साकेत की नायिका सीता नहीं है, साकेत की नायिका उर्मिला है। उर्मिला कौन? उर्मिला यानी लक्ष्मण की पत्नी, जो कि जिनका त्याग सीता से भी बड़ा था। सीता बेशक 14 साल वनवास में रही, जंगल जंगल ठोकरें खाती रही, लेकिन वे लगातार 14 वर्ष अपने पति के सानिध्य में रही। उर्मिला का त्याग सीता के त्याग से बड़ा था। इसलिए बड़ा था क्योंकि भले ही उर्मिला महलों में रह रही थी, लेकिन वे अपने पति के सानिध्य से 14 वर्ष तक वंचित रही। उनके पति लक्ष्मण अपने बड़े भाई के साथ वन गमन को चले गए थे और पीछे से अपने सास ससुर की सेवा करते हुए लगभग वैधव्य का सा जीवन बिताती रही उर्मिला। तो उर्मिला पर ध्यान दिया मैथिष्णगुप्त ने साकेत कविता में। साकेत में उर्मिला ही नहीं बल्कि कैकई के बारे में भी बहुत सुंदर ढंग से लिखा हुआ है। और कैकई का एक बड़ा हिस्सा हमारे कोर्स में भी है, इसलिए मैं इसके कुछ हिस्से आपके लिए पढ़ के सुना रहा हूं। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। ये कैकई का पश्चाताप है, जब भरत के साथ वापस वन में गए बुलाने के लिए राम को कि वे चले और अपना राजपाट संभाले। उस समय जो कैकई का चित्रण किया है और उसके ऊपर लगे हुए सारे चारित्रिक दोष को एक तरह से गुप्त जी ने धो दिया और कैकई का एक उज्जवल चरित्र हमारे सामने निकल करके आया। आगे वे लिखते हैं, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। यहाँ कैकई स्वयं अपने को धिक्कार रही है कि मैं कितनी स्वार्थी हो गई। और मैं अभी अचानक ढूंढ नहीं पाऊंगा, लेकिन उन्होंने मंथरा के बारे में भी लिखा है कि मंथरा ने मुझे नहीं बहलाया, मेरे अपने मन में पाप आ गया था। और इसके बाद जो मैंने अभी अभी पंक्ति पढ़ी, इसके ठीक अगली पंक्ति जो इसमें साकेत के 8वें सर्ग में आती है, वो बड़ी जबरदस्त है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। ये राम खड़े होकर के अपनी माँ कैकई के लिए कहते हैं। और उसके बाद अगली लाइन है, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ चारों पंक्तियां ताकि आप इनका महत्व समझ सकें। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कैकई इसलिए दोषी नहीं है कि उन्होंने राम को भेजा, कैकई इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। तो इस तरह से कैकई के चरित्र के माध्यम से वे उन उपेक्षिता स्त्रियों पर, उन उपेक्षिता नायिकाओं पर फिर से दृष्टि डालते हैं जिन्हें हमारे काव्य संस्कारों ने, हमारी इतिहास दृष्टि ने उपेक्षित किया। इसी में एक महत्वपूर्ण नाम है यशोधरा का। यशोधरा यानी कौन? यशोधरा यानी गौतम बुद्ध की पत्नी। आप जानते ही हैं गौतम बुद्ध की कहानी, आपको पता होगी। राजा शुद्धोधन का बेटा सिद्धार्थ, जिसे कि बहुत ध्यान से नाजों के साथ राजा ने पाला था और उसे दुनिया का कोई दुख न दिखे इस बात की कोशिश की थी। लेकिन अचानक उन्हें एक बीमार, एक वृद्ध और एक मृतक व्यक्ति देखने को मिला और उसके बाद उन्हें जीवन की वास्तविकता का समझ में आया और वो आधी रात उठ करके अपने घर को छोड़कर सन्यास की ओर चले गए थे। उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। लेकिन हम सब ने गौतम बुद्ध के महानता के बारे में तो सोचा, लेकिन कभी यशोधरा के बारे में नहीं सोचा। यशोधरा जिसे मैथिष्णगुप्त, जिसे बुद्ध रात में सोता छोड़ करके अकेले चले गए थे। यशोधरा कविता संग्रह में मैथिष्णगुप्त ने यशोधरा के माध्यम से जो कहलवाया, उससे गौतम बुद्ध को कटघरे में खड़ा कर दिया। वह यशोधरा का चरित्र गौतम बुद्ध से ज्यादा महान बनकर के सामने आता है। यशोधरा कहती है,
सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो कह क्या वे मुझको अपनी पगबाधा ही पाते। कितनी सुंदर लाइनें हैं। हमेशा ये माना जाता है कि स्त्रियां सिद्धि में बाधा होती हैं, लेकिन मैथिली गुप्त इस बात की अपील करते हैं कि हम स्त्रियों को बाधा नहीं, सहधर्मिणी माने, आपके लक्ष्य में सहभागी माने। यदि आप इस तरह से इसको देखेंगे तो आपको यशोधरा की पंक्तियों का महत्व समझ में आएगा। और यशोधरा लंबा कविता संग्रह, लंबी कविता बुद्ध के जीवन को पूरा बताती है। अंत में जब गौतम बुद्ध सन्यासी गौतम बुद्ध वापस घर लौटकर आते हैं, यहाँ यशोधरा से जो पंक्तियां कही गई हैं, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ के सुना रहा हूँ। गौतम बुद्ध एकदम अपराधी की तरह कटघरे में खड़े हो जाते हैं। देखिए वे कहती हैं, आओ हो बनवासी, अब ग्रह भार नहीं सह सकती, देव तुम्हारी दासी। राहुल पलकर जैसे तैसे करने लगा प्रश्न कुछ वैसे, मैं अबोध उत्तर दूं कैसे, वह मेरा विश्वासी। आओ हो बनवासी, उसे बताऊं क्या तुम आओ, मुक्त युक्त मुझसे सुन जाओ, जन्म मूल मातृत्व मिटाओ, मिटे मरण 84। आओ हो बनवासी, मुझको सोती छोड़ गए हो, पीठ वो फेर मुंह मोड़ गए हो, तुम ही जोड़कर तोड़ गए हो, साधु विराग विलासी। आओ हो बनवासी, जल में शतदल तुल्य सरसते, तुम घर रहते हम न तरसते, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। आओ हो बनवासी। असल में सिर्फ यशोधरा की बात नहीं है विद्यार्थियों, आप ये बात समझिए कि ये स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। ऐसे कितने ही स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपनी पत्नियों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर जेलों में समय बिता रहे थे। हम ये बात बार बार पढ़ते हैं कि फला स्वतंत्रता सेनानी ने जेल में 5 साल बिताए, 8 साल बिताए, लेकिन क्या इस बात पर ध्यान दिया गया कि पीछे से उनकी पत्नियों ने कैसे जीवन बिताया? क्या आजादी के इतिहास में उन पत्नियों का योगदान कभी गिना जाएगा, जिन्होंने पीछे अपने पूरे परिवार को चलाया और इस तरह दोहरे स्तर पर लड़ाई लड़ी, अपने पति को संबल दिया कि हाँ आजादी की लड़ाई लड़िए। इस देश की आजादी की लड़ाई इस देश के सभी निवासियों ने मिलकर के लड़ी थी। यदि आप यशोधरा के माध्यम से या उर्मिला के माध्यम से या केकई के माध्यम से इस देश की स्त्रियों को दिए जाने वाले योगदान की बात करें, तो आपको समझ में आएगा कि मैथिली गुप्त किस तरह से एक आधुनिक चेतना युक्त बात कर रहे थे। वे स्त्रियों के सम्मान की बात कर रहे थे, वे आधुनिकता के समर्थक थे, वे स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, वे स्त्रियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचार जैसे बाल विवाह के विरोधी थे, विधवा विवाह के समर्थक थे, सब चीजें थी। लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, वे पारिवारिक ढांचे का समर्थन करते हुए माँ पत्नी के रूप में स्त्री की जो गौरवमयी भूमिका है उसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व पर उनका ध्यान कुछ कम गया है। इसके बावजूद जितना उन्होंने स्त्री की दोयम दर्जे के बारे में व्यथापूर्ण पंक्तियां लिख करके उन पे हमारा ध्यान दिलाया, उसके लिए गुप्त जी हमेशा जाने जाते रहेंगे। धन्यवाद।